जी अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज का हमारा वेबिनार है, ये फ्लैप सक्सेस स्टोरी वेबिनार है। ठीक है। और इसमें डॉक्टर सादिया और डॉक्टर यमन आज अपनी सक्सेस स्टोरी बताएंगी आपको। और जो हमारा प्लेब सेशन था, उसमें हमने मेनली प्लेबेबल प्लेब जम्स को प्लेब जम्स जो हैं वो ये हैं, प्लेब जम्स को कवर किया था। और मेनली क्योंकि प्लेब जेम्स में जो टॉपिक्स हैं वो बार बार नहीं लिखे हुए, यानी कि एक सिस्टम एक एक सीक्वेंस में लिखे हुए हैं। तो इधर से जो भी टॉपिक होता था उसको हम करते थे, और उसको फिर प्लेब कीज के जो पॉइंट होते हैं, जो कंसेप्ट होते हैं, वो साथ ही उस टॉपिक के बता दिए जाते थे। और फिर हम जो प्लेबेबल क्यू बैंक है उसके कुछ जो कंसेप्ट हैं वो हम डिस्कस कर देते थे। फिर आपने खुद प्लेबेबल क्यू बैंक को स्टूडेंट खुद करते हैं, और अपना नॉलेज जो उन्होंने गेन किया होता है लेक्चर से उसको वो अप्लाई करते हैं। तो अब हम जो है वो डॉक्टर सादिया, आपका माइक ऑन कर रहे हैं। डॉक्टर सादिया को बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले, आप सबकी तरफ से भी और मेरी तरफ से भी। तो उनका माइक मैं ऑन करने लगा हूँ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सादिया, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। डॉक्टर सादिया आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और बंडल ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशन मेरी तरफ से भी और जितने भी हमारे ऑडियंस हैं उनकी तरफ से भी। और डॉक्टर सादिया की सक्सेस स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग सक्सेस स्टोरी है। तो डॉक्टर सादिया आपको बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक डॉक्टर साहब। बस नीचे आप और ऊपर अल्लाह दोनों ही हैं। और बस मैं क्या कह सकती हूँ। ये दोनों ही तो मेन फैक्टर। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है। और बस जब वो कुन फयकून हो जाता है तो फिर सब कुछ हो जाती हैं चीजें। जी, इसी तरह डॉक्टर सादिया, आप हमें जी जी। बताएंगी अपनी अपनी सक्सेस स्टोरी कि आपने किस तरह तैयारी शुरू की, और अपनी वैसे भी सक्सेस स्टोरी है वो भी बताइएगा हमें। बेसिकली डॉक्टर साहब मेरी सक्सेस स्टोरी समझें या जो भी। बेसिकली मैं काफी यानी मैं कंसल्टेंट लेवल का बंदा हूँ, ठीक है। और पाकिस्तान में एज अ कंसल्टेंट हिमाटोलॉजिस्ट मैं काम कर चुकी हूँ। ऑलमोस्ट मेरा 5 to 6 years का है, बल्कि 5 to 6 years एज अ कंसल्टेंट मेरा एक्सपीरियंस था इन पाकिस्तान। लेकिन मैं चूंकि यूके मूव माशाल्लाह। कर गई 2017 में। अच्छा मैंने डॉक्टर वहाँ पे सादिया, आप इधर कंसल्टेंट किस में आपने वो वर्क किया है? हिमाटोलॉजिस्ट, एज हिमाटोलॉजी ए में। एज ए हीमाटोलॉजिस्ट आपने वर्क किया जी जी। है? तो बेसिकली मैंने तकरीबन काम किया, और मैंने एमफिल किया, एफसीपीएस किया, और फिर उसके बाद जो है ना मैं मूव कर यूके। यूके में आके मैंने 2 डिग्रीज की, एमफिल किया, एमपीएच किया, और इसमें मास्टर्स इन बायोमेडिकल साइंसेस किया। बिकॉज मेरा लेबोरेटरी से मेन एक्सपीरियंस था, तो फिर मैंने उसी को लेके चली। और फिर ऑफ कोर्स मुझे थोड़ा सा दरमियान में स्टडीज चूंकि रही तो मैं ओईटी नहीं कर सकी। तो हम्म। फिर अब आके मैंने प्लैब किया है। बिकॉज आई नीड प्लैब फॉर टू बी एंटर इन द लेबोरेटरी। ओके ओके। डॉक्टर सादिया, मैं आपका रिजल्ट शेयर कर रहा हूँ, बस मुझे 1 मिनट दें। जो आपका रिजल्ट, जी डॉक्टर सादिया का जो रिजल्ट है वो आप देख रहे हैं। इनके हस्बैंड का नाम वसीम है, तो इसलिए वसीम लिखा जाता है सेकंड नेम। और डॉक्टर सादिया, जिस तरह कि उन्होंने बताया था कि वो पाकिस्तान में एज कंसल्टेंट लेवल पे काम कर रही थी। डॉक्टर सादिया, आप सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में काम वर्क किया आपने? हेलो डॉक्टर सादिया, अपना माइक ऑन कर लें। जी डॉक्टर साहब, मैंने सर्विसेज में भी, मैंने म्यू में भी 2-3 हॉस्पिटल्स में मेजर टर्शरी केयर में और काम किया है। एज अ हीमाटोलॉजिस्ट काम किया है। तो जी आपका जी। आपकी ग्रेजुएशन कब की है मेरी और कहाँ से? 2005।
2005 की ग्रेजुएट ग्रेजुएट हैं आप, माशाल्लाह। ये एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है, इसलिए कि 2005 से अब तक जो ये वाला नॉलेज होता है, आप स्पेसिफिक आपको आ जाता है, राइट थी आप, तो उसका नॉलेज तो आपको आ जाता है, लेकिन जो पहली चीजें थी वो भूल जाती हैं। लेकिन आपकी डिटर्मिनेशन है, ये एक वो कहते हैं ना कि डिटर्मिन्ड होना, उसकी बात है कि आप इतने डिटर्मिन्ड होते हैं कि आप अपने एम को अचीव कर लेते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने इतने गैप के बाद दोबारा माशाल्लाह प्लेब की है। और पाकिस्तान में जी आप एज अ हीमाटोलॉजिस्ट कंसल्टेंट वर्क करते हैं ये। जी जी, मैं तो एज एसोसिएट प्रोफेसर भी। कहाँ आपने एसोसिएट प्रोफेसर वर्क किया? मैंने प्राइवेट सेक्टर में किया बेसिकली। मैं मॉर्निंग टाइम पे करती थी और इवनिंग में एज अ कंसल्टेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर तो बड़ी बात है, फिर तो आप हमारे हमारे बहुत ही हमारे लिए रिस्पेक्टेबल भी हैं, वैसे भी आप रिस्पेक्टेबल है माशाल्लाह। अच्छा, तो फिर आप यूके मूव कर गए, लेकिन यूके में प्रॉब्लम ये था कि आप उधर आपके पास नॉलेज, वो आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, और आप कंसल्टेंट और एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर भी वर्क करती नहीं, लेकिन उधर आप के पास रजिस्ट्रेशन नहीं थी, इसलिए उधर आप वर्क नहीं कर सकते थे यूके में। इस डॉक्टर साहब, वक्त आप यूके से बात कर रहे हैं। मेरे पास दो तीन रजिस्ट्रेशंस हैं जो कि यूके की हैं। लेकिन टू बी हम्म लाइक इफ यू वांट टू वर्क एज अ डॉक्टर तो आपको यूनिट रजिस्ट्रेशन प्लैब की हो या आप हायर स्टडीज की हो। एफआरसी पैथ का मैंने किया था, अटेम्प्ट की थी, करनी है इंशाल्लाह ताला एफआरसी पैथ की बेसिकली। लेकिन वो थोड़ा सा आपको पता है कि ओईटी का शॉर्टर पीरियड है, उसके लिए भी ओईटी रिक्वायर है। तो जो ओईटी का सिर्फ 2 साल के लिए आपका वैलिड है, ठीक है। तो हम्म एफआरसी पैथ में ना जरा टाइम ज्यादा लगता है बेसिकली। तो हम्म इस वजह से मैंने बेटर समझा कि आप ना वो इसको प्लैब को निकाल दें, बिकॉज ये डुएबल भी है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह 1.5 ईयर में हो भी जाता है। तो हम्म। इसको पहले निकाला जाए। अब मैंने सितंबर में किया था, मेरे ख्याल में सितंबर में किया था, और मैंने ठीक है, फरवरी की बुकिंग करवाई थी। तो माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा हो गया। यानी आप समझे कि ऑलमोस्ट 6 मंथ लगे हैं मुझे। तो अच्छा, मैंने कर आपने लिया। यूके में जाके जब आप यूके मूव किया है, तो आपने उधर क्या कुछ किया, जिस तरह के आप कह रही हैं कि आपने मैंने डॉक्टर रजिस्ट्रेशन साहब की? एमपीएच किया था, मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, ठीक है। अच्छा। और इसके अलावा एमएससी इन बायोमेडिकल साइंसेज विद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस किया था, जो कि 1 ईयर का प्रोफेशनल हम्म एक्सपीरियंस होता है यहाँ पे। तो हम्म। उसके बाद एज अ लेबोरेटरी डायरेक्टर मुझे जॉब यानी मैं कर रही हूँ, अच्छा अच्छा, जॉब माशाल्लाह। मिली। जी उधर। जी, एज अ लेबोरेटरी, लेकिन वो आपको पता है कि वो नॉन क्लिनिकल जॉब है। और हम्म टू एंटर इन अ क्लिनिकल सेटिंग तो आपको फिर उसमें जाना पड़ता है, प्लैब जरूरी देना पड़ता है। हम्म। अगर आपने उधर क्लिनिक वर्क करना है, तो आपको प्लैब देना पड़ेगा। जी ठीक जी है, रजिस्ट्रेशन के लिए। जी, रजिस्ट्रेशन के लिए बेसिकली। तो जब आपने ये प्लैब को इरादा किया कि मैं प्लैब देना है, तो आपके लिए वो था नहीं कि ये इतना मेरा गैप है, और क्योंकि हिमाटोलॉजिस्ट जो होता है वो, हिमाटोलॉजी एक स्पेसिफिक फील्ड है जी जिसमें जी बिल्कुल। आप दूसरी चीज़ों से सारा हटके, मतलब कि अगर आप बात करें पैथोलॉजी की, तो उसमें हिमाटोलॉजी एक यूनिट है, जबकि सारी पैथोलॉजी अलग होती है। इसी तरह मेडिसिन में भी हिमाटोलॉजी का एक सिस्टम है। तो जी जब आप जी एक स्पेसिफिक सिस्टम में चले जाते हैं, तो आप दूसरे सिस्टम को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि आपको जरूरत नहीं होती है, आप ईयर्स नहीं उनको पढ़ते। जब बिल्कुल। ईयर्स उनको नहीं पढ़ते, तो चीजें तो 1 महीने 2 महीने में बोलना शुरू हो जाती हैं। तो ईयर्स के बाद जब आपने दोबारा ये इरादा किया कि मैंने प्लेब देना है, तो फिर तो आपको सारी जनरल चीजें और हर चीज का नॉलेज आपने गेन करना था, तो आपको कोई एक ये था नहीं कि ये मुश्किल है। और मुश्किल होता भी बेसिकली है कि जब डॉक्टर आप साहब, इतनी गैप के बाद दोबारा पढ़ना शुरू करें। नहीं नहीं, डॉक्टर साहब पहले जो उनसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैंने 2016 में मैंने एम एमआरसीपी की स्टडी स्टार्ट की थी। लेकिन वो चूंकि हम्म मैं इतनी कोई उसको सीरियसली नहीं मैंने की थी, तो मैं बस उसको रिलेक्टेंटली छोड़ दिया था। लेकिन अब आके चूंकि मेरा पीछे से थोड़ा सा बैकग्राउंड इस तरह का था कि मैं यानी मेडिसिन वक्तन फक्तन पढ़ती रहती थी ऑन्कोलॉजी की सूरत में, और हम्म डिफरेंट जो उनसे पेशेंट्स आते थे। लेकिन हम्म हम्म फिर भी ना डॉक्टर साहब, ये जो प्लैब है ना बेसिकली,
प्लैब को मुझे पढ़ के ऐसे लगा है कि जैसे आप टू बी फ्रैंक, यानी ये बहुत मेडिकल ओरिएंटेड एग्जाम है। ऐसे नहीं है जैसे हम्म पाकिस्तान में स्टडीज करवाई जाती हैं, इट्स इंटायरली डिफरेंट। जैसे हम पढ़ाते हैं वो डिफरेंट है, हम ज्यादा जो है ना हम्म थ्योरेटिकल बताते हैं, ये टोटली हम्म जो सा है आपका क्लिनिकल नॉलेज है। क्लिनिकल तो नॉलेज है। बिल्कुल। जब मैंने कीज ओपन की पहली मर्तबा, तो मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकूंगी, यानी मुझे हम्म डिफिकल्ट लगी। हम्म लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने उसके बाद आपका कोर्स ज्वाइन किया, वो ये समझें कि अल्लाह ताला की तरफ से बड़ी ब्लेसिंग थी कि आपका उसी दौरान जो है वो आपने प्लैब की तैयारी करवाई, और हमारे लेक्चर्स लिए, और मैंने यानी रेगुलर जो सा है ना वो लेक्चर्स आपके लिए, आपने 3-3 घंटे भी करवाया तैयारी। तो वो हम्म हमारे लिए बहुत ज्यादा था, एक प्लस पॉइंट था। इसके साथ साथ आपके पास एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए जो कि आपके साथ रिवाइज करे, यानी मैंने तकरीबन 5 टाइम्स इसको रिवाइज किया। हम्म प्लेबेबल प्लेबेबल को प्लेब कीज को मैंने 2 मरतबा सब्सक्रिप्शन ली थी प्लेबेबल की। मेरी एक मरतबा हम्म एक्सपायर हो गई थी। फिर मैंने जो सा है ना उसको, वो जो से क्वेश्चंस है ना, मैंने 2 टाइम्स उसको किया था, क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं इनको जब तक मैं 2 टाइम्स नहीं करूंगी उस वक्त तक मुझे नहीं इसके ऊपर ग्रिप होगी। हम्म तो बस ये। जी जी, उसमें ये भी था, जब आपने ये स्टार्ट करना चाहा, तो आपने तो बहुत से प्लेटफॉर्म्स को देखा। तो आपने फर्स्ट एड फिर आपने फर्स्ट एड मेडिकल जी जी, प्लेटफॉर्म के मैंने लेक्चर्स को ज्वाइन नेट किया। एक्सपर्ट एक कोई प्लैब यूके में ही थे, बेसिकली वो प्रोवाइड कर रहे थे सब्सक्रिप्शन। मैंने उनका भी लेक्चर लेके देखा। मैंने 2-3 और भी देखे, क्योंकि मुझे था कि मुझे कोई कोचिंग अच्छी प्रोवाइड करे। मेरी जो बेसिकली मेरा चूंकि टीचिंग से है भी ताल्लुक भी हम्म है, और मैं जब तक स्टूडेंट्स को वो स्टूडेंट्स के लेवल पे नहीं ना पढ़ाते उस वक्त तक किसी को समझ नहीं आता। तो मोस्टली हम्म जो जितने भी लोग थे, वो जो टीचर्स थे, टू बी ऑनेस्ट, वो इस तरह से नहीं पढ़ा रहे थे जिस तरह से समझ आना चाहिए एक यानी लेमैन पर्सन को जिस तरह पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने आपको हम्म पहले उस दिन मेरे हस्बैंड से आपकी बात हो रही थी, तो वो भी साथ ही लेक्चर सुन रहे होते थे, और वो कहते थे ये मेडिकल इज क्वाइट इजी फॉर मी टू तो ये है बात कि ऐसे- इस तरह से। जब हाँ जी। जब डॉक्टर सादिया के रिजल्ट आया, तो डॉक्टर सादिया ने मुझे कॉल की तो फिर इनसे मेरी बात हुई जो ही इनका रिजल्ट आया। तो फिर इनके हस्बैंड भी साथ थे, उनसे भी मेरी बात हुई। और बहुत ही पोलाइट और सॉफ्ट, मतलब पर्सनल, बहुत काइंड पर्सनैलिटी वाले पर्सन है। तो उन्होंने बताया कि जब ये लेक्चर सुन रही होती थी डॉक्टर सादिया, तो मैं भी सुनती थी, तो मैं भी साथ से सुन रहा होता था, मुझे भी समझ आ जाती थी। तो जी जी मैं बिल्कुल। मैं ये कह रहा था कि भाई मेडिकल इतना मुश्किल तो नहीं है जितना हम समझते थे। जी तो जी बिल्कुल। माशाल्लाह। तो डॉक्टर नहीं सादिया बिल्कुल आप, आपने, हाँ हाँ, बिल्कुल डॉक्टर साहब इसी तरह से आप पढ़ाते हैं। मैंने ना सिर्फ आपकी ये सुना, बल्कि आपके यूएसएमएलई वाले भी मैंने लेक्चर्स लिए, और मैंने उनको भी सुना बकायदा। आपकी जो बेसिक नॉलेज है ना, ऑल्दो कि मेरा बेसिक नॉलेज काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर है, लेकिन मैंने फिर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके वो आ जाता है ना, मेडिकल में चेंजेस आती हैं। तो हम्म वो सुनने के लिए आपको उसके ऊपर एक ग्रिप लेने के लिए, और ये जो सा प्लैब है ना बेसिकली कंसेप्चुअल है। ये इस तरह से नहीं हम्म है कि रटा लगा आपके लें। पास सिर्फ क्लिनिकल, हाँ रटा नहीं है, आप समझें कि आप हम्म रटा नहीं है। आपको हम्म। उसका डीप कॉन्सेप्ट आना चाहिए, उस वक्त तक आप नहीं कर सकते इसको। जिस तरह के पाकिस्तानी जो एग्जाम है वो रट्टा सिस्टम है, और रट्टा हाँ लगा लो उस तो तरह निकल से नहीं, जाओगे। नहीं नहीं उस इसमें तरह से बिल्कुल भी नहीं है। ये आपका टोटली कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है कि जी आपको क्लीन के लिए कितना अपनी यानी और दूसरा आपको उसके ऊपर ना सिर्फ वो हो हैंड्स ऑन हो, बल्कि आपको वो फौरन जो है ना फौरन आप पिक करें उसको। ठीक है जी, आपकी जो नॉलेज विद एप्लीकेबिलिटी वो दोनों चेक करते हैं।
जी जी। तो डॉक्टर सादिया, हम अगर कहें कि जो हमारे ऑडियंस हैं उन्होंने सोर्सेज कौन से चूज करने हैं, तो तो आप क्या सोर्सेज बताएंगी, उनके नाम बता दें। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आप जब पढ़ाते हैं ना, ठीक है, हम्म तो आपने अपने नोट्स आपके साथ साथ ही जो आपके वर्ड बाय वर्ड है ना वो आपके साथ साथ लिखते जाना है, ठीक है जी। आपकी हम्म इतनी हो कि आप जो 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 आप साथ साथ करते जाते हैं ना, बोलते जाते हैं, ठीक है। हम्म बेसिकली वो भी उनमें से वो बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है जी। हम्म तो जब हम्म एक तो वो है, और आप बेसिकली पढ़ाते हैं जेम से, ठीक है। हम्म और जेम को फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जब आप पढ़ा लेते हैं वही आपकी जो सी है हम्म ना वो एक मेन पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको दो तीन मरतबा जो ही आपका लेक्चर खत्म हो, आपको दो तीन मरतबा उसको रिवाइज करना है, सो दैट इट विल बी फ्रेश थ्रू आउट योर जर्नी। अच्छा, नंबर हम्म सेकंड आपने ये करना है कि आपने प्लैब कीज को, जो कि प्लैब कीज को आपने 5 टाइम्स रिपीट करना है, 5 टाइम्स, हम्म ठीक है जी। और आपको प्लैब कीज इस तरह ही होनी चाहिए जैसे आपके फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है। और हम्म जो लाइक ए सेट के जी आपकी जो वो है प्लैब के क्वेश्चंस हैं, क्यू बैंक है, वो हम्म आपने 2 टाइम्स, अगर आप की मेमोरी बहुत अच्छी है और आप कर सकते हैं, लेकिन वो तकरीबन 3000 क्वेश्चंस हैं, तो आप इतना हम्म नहीं आपकी होती है। और आपको वो रिपीट करना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ में एक मैंने साथ साथ किया, विद द सिस्टम किया, और एक मैंने एंड पे किया, ठीक है। हम्म यानी एक विद द सिस्टम और एक एज अ होल, हम्म randomly क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। मैंने वो किया, आदो के वो क्वेश्चंस आपको याद नहीं रहते, लेकिन फिर भी हम्म आपका एक टेम्पो बन जाता है। और आपने हर रोज जो सा है ना, हर रोज प्लेबेबल कहता है कि 50 क्वेश्चंस पर डे करें, लेकिन 50 आप स्टार्ट करेंगे ना, स्टार्ट में 50 करेंगे, तो आपकी हम्म जो सा है ना टेम्पो बनेगा जो कि आप 180 कर सकते हैं विद इन टाइम लिमिट्स। 180 कर सकते हैं। हाँ, 180 कर सकते हैं विद इन टाइम, विद इन जो है ना आपको मेरे ख्याल में 3 आवर्स, 3 आवर्स देते हैं, तो 180 आप इजीली कर सकते हैं। जब टेम्पो बना होता है तो 15 मिनट्स पहले ही आप पेपर कर चुके होते हैं, और बस आपको रिपीट, हम्म आपको वो देखना होता है कि उसको उसमें कोई आपकी गलती तो नहीं हुई है। ठीक और हो गया। इसके अलावा आप ये इसके सोर्सेज अलावा हैं आप जो कि हमारे लिए मोर देन एनफ होते हैं। जी जी। हम्म और इसके अलावा आपने अपने नोट्स बनाने हैं, क्योंकि मैंने हाँ। अपने नोट्स बनाए थे और मुझे वो अपना पेपर पे लिखा हुआ याद था। बेसिकली जब आप हम्म फॉर एग्जांपल आपने नमूनिया करवाया था, आपने नमूनिया के लिए ये पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट बताए थे कि फॉर एग्जांपल लेजेंडा है, ठीक है। हम्म आपने लिम्फोसाइट बताया था उसमें ही, ठीक है। लिम्फोसाइट एक हम्म जो सा है ना वो एक बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाई यील्ड पॉइंट है, ठीक है। कि उसमें हम्म लिम्फोसाइट आपके सिनेरियो में दिया होगा और लेजेनेला होगा वो, ठीक है। अब ये हम्म चीजें जो सी है ना, ये आपने अपने नोट्स में लिखी होती हैं, जो कि आपके आप ना तो प्लेब कीज में वो मेंशन करते हैं और ना कहीं और, लेकिन आपको हम्म जो एंड में रेपिटेशन होती है ना, जिसमें आप जब आप उसको रिवाइज करते हैं, तो वो हम्म आपके लिए, आपको वो जगह याद रहती है कि जहाँ पे आपने वो मेंशन किया होता है। अदरवाइज सारी चीजें हम्म आपको भूल जाती हैं, जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, सिर्फ वही आपको जो आपने लिखा होता है ना अपने हैंड से, तो वो आपको याद रहता है। और दूसरा हम्म ये है कि आप मॉक जो उनसे है ना एंड में, ठीक है, हम्म पेपर से 15 डेज बिफोर, ठीक है, हम्म आपने मॉक करना स्टार्ट करना है, ठीक है। हर रोज एक मॉक, जितने दिए हुए हैं ना वो तकरीबन आप सारे ही अटेम्प्ट करके जाओ। मैंने सारे अटेम्प्ट नहीं किए थे बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, लेकिन आप लोग कोशिश करो कि 15 मॉक जो उनसे है ना वो अटेम्प्ट करके जाओ। ये मोक वो की 15 नंबर है। 15 जी नंबर है इनके। टोटल ये 15 है मोक। मेरे ख्याल में ज्यादा हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ठीक मैंने है। तकरीबन 15 किए थे मॉक, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक काफी है। जो सी है ना प्लेबेबल में से काफी क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट भी होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं आते। उसको यानी वर्डिंग को भी चेंज किया होता है सम टाइम, डिफरेंट, हम्म यानी उनका अपना ही एक पूल है जिसमें से वो देते हैं। इट इट मीन्स कि आपने प्लेबेबल को रट्टा नहीं लगाना, कंसेप्ट लेना है, और कंसेप्ट अगर आपके सही है तो आप कर लेंगे।
फर्स्ट टाइम मेरे जो मॉक में आए थे वो तकरीबन मेरे 75% आए थे। लेकिन मेरे से ना वहां पे गलतियां भी हुई हैं। जब आप टाइम प्रेशर में करते हो ना और एग्जाम प्रेशर में करते हो तो आप बहुत सारी गलतियां भी करते हो, और मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग मेरे 80% आएंगे, लेकिन देखें वो कितना कम रह गया स्कोर। ठीक है, इसी तरह ही होता हम्म। है कि आप जब एग्जाम प्रेशर में आते हो ना तो आपके स्कोर जो है ना काफी डिक्रीज करता है। ओके, डॉक्टर सादिया, जो मॉक टेस्ट आपने किए थे ये कहाँ से किए थे? आपने डॉक्टर साहब वहां प्लेबल पे, जो जी जी, वहां हम्म। पे ना आप जब प्लेबेबल अपना ओपन करते हो ना तो वहां पे मॉक टेस्ट दिए हुए हैं। तकरीबन ठीक है। आपके वो मेरे ख्याल में काफी दिए हुए हैं। एक बिग मॉक को करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम्म। परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है और कोई उसका हम्म। फायदा भी नहीं है, ठीक है। और एट द हम्म। एंड लोग ये कह रहे होते हैं कि बिग मॉक ले लें, बिग मॉक ले लें, नो नीड। वो आखिर में लोग ना जो परचेज करते हैं ना वो शेयर भी कर देते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो डॉक्टर सादिया, उनके भी तो मॉक हैं, प्लेब कीज के और मेड रिवीजन। मैट रिवीजन को डॉक्टर साहब बिल्कुल भी ना कीजिए। रिकमेंड करती हूँ इन तमाम इस फॉर्म पे सारों को ये बताती हूँ कि मेड रिवीजन मैंने ली थी सब्सक्रिप्शन, ठीक है, मेरी ठीक वैसे ही है। पड़ी हुई है, किसी ने लेनी है तो मेरे से ले ले, ठीक है। मेरे से ले ले, मैंने उसको नहीं पढ़ा था। मैं पहले दिन ही कंफ्यूज हो गई थी उसको पढ़ने से, ठीक है। अच्छा। अपने आप को क्लियर रखें, थोड़ा पढ़ें, अच्छा पढ़ें। हाँ, तो मेड रिवीजन को इस जी असल में मेड रिवीजन भी एक और वो है सोर्स है, जिस तरह प्लेबल क्यू बैंक है, जिस तरह प्लेब कीज हैं। तो डॉक्टर सादिया ने उसको भी चूज किया था, लेकिन वो आपको ये कह रही है कि उनको उसको करने की जरूरत नहीं है, मेड रिवीजन सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली अच्छा। एक्चुअली हम्म। डॉक्टर साहब काफी ज्यादा लोग जो उनसे है ना आपको कंफ्यूज करते हैं, ठीक है जी। बहुत ज्यादा लोग जो उनसे है ना जो आपको पता है काफी ज्यादा लोगों ने ये ज्वाइन किया होता है डिफरेंट ग्रुप्स। तो हर एक की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, लेकिन मेरी ओपिनियन यही है कि आप जो उनसे है ना वो ना कर लें, मेडवियन को ना लें। ठीक है। तो डॉक्टर सादिया, प्लेब की कीज पे के भी मौक होते हैं? प्लैब कीज के डॉक्टर साहब वो एक्चुअली प्लैब कीज जो सी है ना वो हम्म। बेसिकली आपकी एक उसमें बहुत ज्यादा रेपिटिशन है, ठीक है। हम्म। एक चीज को तकरीबन 3 to 4 टाइम्स रिपीट किया हुआ है, ठीक है। हम्म। वो एक प्लैब जिम को रिवाइज करना मुश्किल है जब तक हम्म। आपका बेसिक नॉलेज ना हो, ठीक है। हम्म। बेसिक नॉलेज आपको प्लैब कीज देती हैं। हम्म। हम्म। तो जी जी, आपकी जो बिल्कुल। प्लैब कीज आप 3-4 मरतबा रिपीट हो जाता है, तो वो आपका नॉलेज जो सा है ना वो आप समझें कि एक कॉन्सेप्ट बेहतर हो जाता है उसको पढ़ने के बाद। जेम्स जो सा है ना बेसिकली रट्टा है, ठीक है। उसको अगर आप तभी पढ़ अगर तो सकते हैं। कंसेप्ट से ना पढ़ा जाए तो फिर तो वो रट्टा है, अगर कंसेप्ट से पढ़ा जाए तो वो रिवीजन, वो पार्ट हाँ लिखा हुआ फिर है, फिर जल्दी रिवाइज कर लेते हैं आप। जी जी, एग्जैक्टली उसको ज- आप जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। उसमें वो हम्म। जैसे कहते हैं ना दरिया को कुएं में बंद किया हुआ है, दैट इज व्हाट आई मीन हम्म। टू से। तो जो पर्सन इसे रट्टा लगाने की कोशिश करता है, जिस तरह के हम मोस्टली करते हैं जी, मोस्टली ये करते हैं कि वो प्लेब जो उनको हम्म समझ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन उनको ये होता है कि हमने इससे कंप्लीट करना है, तो वो फॉर द सेक ऑफ द कंप्लीशन वो उसको बार बार कर कोशिश करते हैं। लेकिन फिर याद रखें कि प्लेब जम्स जो हैं वो एक अच्छा सोर्स है, जिस तरह के फर्स्ट डे स्टेप वन जो है ना वो एक अच्छा सोर्स है रिवीजन के लिए, क्योंकि फर्स्ट डे स्टेप वन ने पूरे फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी को सिर्फ एक सिस्टम में सबको कंबाइन कर दिया था फ्यू पेजेस में। इसी तरह जो प्लेब जम्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है कि उन्होंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक जगह जमा छोटे से सिस्टम को, पूरे सिस्टम को फ्यू पेजेस में कवर कर दिया। लेकिन अगर आपने उसको समझा नहीं है तो फिर वो उसको पढ़ना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमने ये किया था कि प्लेब जम्स को, क्योंकि उसमें बार बार रिवीजन नहीं होती, यानी कि सिस्टम एक टॉपिक एक दफा ही आएगा, लेकिन प्लेब की में एक टॉपिक बार बार आता है। तो लेक्चर में हमने ये किया था कि प्लेब जम्स को वो बनाया था मेन, उधर से उसके ऊपर लेक्चर होता था, और जो प्लेब कीज की जो पॉइंट्स होते थे उसी टॉपिक के वो उधर ही बता दिए जाते थे प्लेब जम्स में। तो इस तरह जो प्लेब जम्स हैं
वो एक अच्छा सोर्स, जिन जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर सुने थे, वो लेक्चर सुनने के बाद प्लेब जब रिवाइज कर लेते थे, उसके बाद प्लेब्स कीज भी, क्योंकि वही टॉपिक थे, उनका कंसेप्ट आ चुका होता था, तो उनके लिए उनको रिवाइज करना, प्लेब कीज को पढ़ना कोई डिफिकल्ट नहीं होता था। आप गो थ्रू करते हैं। जब आपको कंसेप्ट होता है फिर आप गो थ्रू कर रहे होते हैं, जब आपको कंसेप्ट नहीं होता तो फिर आपको हर एक चीज पे रट्टा लगाना पड़ता है, और रट्टा पे आप डबल टाइम लगाते हैं। तो इससे बेहतर होता है कि आप टॉपिक का कंसेप्ट लें और फिर गो थ्रू करें और नॉलेज को अप्लाई करें प्लेबल क्यू बैंक से। तो डॉक्टर सादिया, आप हमें ये बताएं कि एंड पे बच्चों के लिए इनको क्या नसीहत करेंगी आप, जो प्लेब करना चाह रहे हैं अभी। सेवन जो बाय प्लेब, डॉक्टर सादिया। अच्छा, अनम्यूट। ओके, आवाज़ मेरी आ रही है डॉक्टर सादिया? डॉक्टर सादिया, आप आपने आपको अनम्यूट कर लें। जी डॉक्टर साहब। हम्म। जी डॉक्टर जी। साहब सिर्फ मैंने कहा ये कि है कि जो आपने हमारे। सबसे सबसे पहले जो सा हम्म है ना, मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि कि आप लोग अपने आप को टाइम, जो लोग कहते हैं ना कि 2 मंथ्स में प्लैब क्लियर हो जाए ना, यानी इजी है और कर लेना चाहिए, ठीक है, वो गलत बात है, टोटली गलत बात है, हम्म ठीक है, मिसकंसेप्शन है। हम्म आपने सबसे ज्यादा जो सी है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टाइम, ठीक है, 6 मंथ आपके लिए, एक एवरेज स्टूडेंट के लिए द बेस्ट टाइम है कि आप उसमें कंप्लीट कर लेते हैं, और आपको एनफ टाइम है, बिकॉज आपने सारे सिस्टम करने होते हैं। ये नहीं है, हम्म ये याद रखिएगा, लोग कहते हैं कि कार्डियोलॉजी से में से ज्यादा आता है, 70% आता है, मेडिसिन में से 70% आता है, पल्मोनोलॉजी में से इतने परसेंट, 30% आता है। नहीं, ये बिल्कुल हम्म गलत है। और हर सिस्टम को प्लैब नहीं, इसने प्लैब ने टच किया हुआ था, जीएमसी हर सिस्टम में से देती है। मैंने कोई ऐसा हम्म सिस्टम नहीं देखा जिसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। ये है कि वो अब जो उनसा है ना, अब उनका जो एटीट्यूड है, वो वो इंटायरली चेंज हो गया, ठीक है। अब वो देते हैं कम्युनिटी में से, ठीक है, अब हम्म वो देते हैं जेनेटिक्स में से, अब वो हम्म देते हैं फार्माकोलॉजी में से, और लेस इम्पोर्टेंट जो उनसे है ना, जिसको स्टूडेंट थिंक करता है कि ये तो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, मैं ये 4 सिस्टम कर लूंगा, आई विल पास। नहीं, हम्म ऐसी बात नहीं है। आपने सारे सिस्टम पढ़ने हैं, ठीक है, और सारे सिस्टम्स को आपको हैंड्स ऑन होने चाहिए। ये नहीं कि एक सिस्टम को छोड़ दें, उसमें से भी हम्म क्वेश्चंस आते हैं, हर सिस्टम में से मैं कह रही हूँ आते हैं, ठीक है, हम्म पल्मोनोलॉजी में, कार्डियोलॉजी में, हम्म और हर, यानी उसने, मैंने नहीं देखा था, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि उस प्लैब में हर सिस्टम से आए थे, और कोई हम्म। सिस्टम में से उसने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, यानी कोई ऐसा नहीं था जो किसी सिस्टम, कोई सिस्टम उसने छोड़ा हो। माशाल्लाह। तो डॉक्टर सादिया ने आपको जो चीज़ें बताई, मैं उनको कंक्लूड, उनको समराइज करने जा रहा हूँ। वो ये कि जो आपका एग्जाम है वो असल में प्लेब एक कंसेप्चुअल एग्जाम है, जिसमें आप रट्टा सिस्टम नहीं है, जिस जिस तरह के पाकिस्तान के जो प्लेब्स की को उन्होंने अच्छी तरह किया, और क्या उन्होंने आपको रिकमेंड किया है कि उसे एटलीस्ट 5 टाइम कर लें। और उसके बाद प्लेब जम्स और प्लेब्स कीज करने के बाद ये दो आपके मेन सोर्स हैं। लेक्चर्स सुनते हैं आप प्लेब जम से, और प्लेब जम्स के बाद जो हैं वो आपने प्लेब कीज करनी है, प्लेब कीज, ठीक है। और उसके बाद आप उसी सिस्टम का जो है वो प्लेबेबल क्यू बैंक करते हैं, प्लेब एबल क्यों बैंक करते हैं। तो ये शॉर्ट से सोर्स उन्होंने आपको बताए हैं कि ये सोर्सेज हैं जिनको आपने यूज़ करना है। और
वो उन्होंने रिकमेंड किया है कि आप जो प्लेबेबल क्यू बैंक है उसे एटलीस्ट 2 टाइम करें, ठीक है। और जब आप लेक्चर सुन रहे हो तो आपने पॉइंट्स जो हैं नोट करते जाना है, ये पॉइंट आपको बहुत हेल्प करेंगे बाद में। और उन्होंने कहा कि जब आपके 15 डेज रह जाएंगे तो बिफोर एग्जाम, तो आपने मॉक टेस्ट कर लेने हैं, तकरीबन 5 मॉक टेस्ट भी कर लें, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम से कम इतने कर लें। आपके पास प्लेबल क्यू बैंक के अलावा एक और सोर्स है लर्निंग का, वो मेड रिवीजन है। ये भी प्लेबल क्यू बैंक की तरह एक सोर्स है, एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको ये इसमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिर डॉक्टर सादी ने आपको ये बताया कि जीएमसी जो है वो जब उन्होंने एग्जाम दिया तो हर एक सिस्टम इम्पोर्टेंट था, हर एक सिस्टम से एमसीक्यू आए हुए थे, लेकिन जिस तरह वो समझा जाता है कि जी कार्डियोलॉजी से इतने आएंगे उसको उस तरह फॉलो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हर एक सिस्टम को किया है। लेकिन जो न्यू यूके एमएलए की तरफ हम जा रहे हैं, तो यूके एमएलए में जो है वो जो मोर क्वेश्चन है अब आप पब्लिक हेल्थ यानी कम्युनिटी मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी, बायोस्टैट, एथिक्स की तरफ और फार्माकोलॉजी, इनका पोर्शन बढ़ाते जाएंगे, वो ये बढ़ाते जा रहे हैं। और जेनेटिक्स, जेनेटिक्स जेनेटिक्स का जो है, ये वो टॉपिक्स हैं जो थोड़े, तो इसलिए अब आपने इनको भी फोकस करना है। और डॉक्टर सादिया माशाल्लाह हमारे लिए बहुत ही उन्होंने टाइम निकाला, और वो एक पाकिस्तान में कंसल्टेंट लेवल पे उन्होंने काम किया है। डॉक्टर सादिया ने एज असिस्टेंट प्रोफेसर इधर काम किया है, और यूके में जाके उन्होंने एमपीएच किया, और एमएससी विद बायोलॉजी, बायोमेडिकल साइंसेज में उन्होंने किया। तो और अब वो एज अ लेबोरेटरी डायरेक्टर वर्क भी कर रही है यूके में। और अब उन्होंने वो 2005 के ग्रेजुएट हैं, और 2005 के बाद अब एग्जाम पास करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यानी मैं कहता हूँ कि आप हिमाटोलॉजी में जब चले जाते हैं तो आपको सिर्फ हिमाटोलॉजी आती होती है, इवन कि एक प्रोफेसर जो फिजियोलॉजी क्या है, प्रोफेसर लेवल का जो पर्सन है, उसे उसको फिजियोलॉजी तो आती होगी, फार्माकोलॉजी का जब जब आप पूछ रहे हो कहते हैं भाई मेरा ये फील्ड नहीं है। तो क्योंकि अब मुझे इतने ईयर्स हो चुके हैं, तो माशाल्लाह डॉक्टर सादिया, ये चीज़ आपको डॉक्टर सादिया की जो वर्क है, जो उनकी सक्सेस है, वो एक चीज़ आपको बताती है, वो ये है कि कंसिस्ट डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। अगर आप डिटर्मिन्ड हैं और आप परसिस्टेंट हैं, परसिस्टेंसी, अगर ये दो चीजें आप में हैं, तो आप कोई भी एग्जाम पास कर सकते हैं और जब चाहें उस वक्त पास कर सकते हैं। और ये मैटर नहीं करता कि आपने चीजें कितनी देर पहले पढ़ी थी आप, और या फ्रेश पढ़ी हैं, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं तो आप के लिए सक्सेस मुश्किल नहीं है। ठीक है। और थैंक यू, जजाकल्ला डॉक्टर सादिया। ये काइंडली नहीं नहीं डॉक्टर साहब, क्वेश्चन। बहुत शुक्रिया। बल्कि आपका ज्यादा जो सा है ना, ये तो अभी सारा वो प्लैब जर्नी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ अपना, लेकिन इसमें मेजर रोल आपका है बेसिकली, इस फोरम का है। और आपके लेक्चर्स जो से ना रियली जो टू बी ऑनेस्ट वो बहुत मेरे लिए अच्छे थे। और थैंक यू मैं ये तारीफ नहीं आपकी करी, रियली जो सा है ना वो कोई भी सुनेगा और कोई भी अगर आपकी सब्सक्रिप्शन लेगा तो आप वो काफी ज्यादा जो सा ना हेल्पफुल है, नो डाउट अबाउट इट। थैंक यू जजाकल्ला डॉक्टर सादिया, आपने टाइम निकाला और आप हमें ये, और आपकी जो फीडबैक है वो मेरे लिए बहुत इनकरेजिंग है। और क्योंकि जब आप फीडबैक देते हैं तो हमें एक इनकरेजमेंट इसलिए होती है कि टू डू समथिंग बेटर मोर। तो इंशाल्लाह। जी आपका क्वेश्चन क्या है डॉक्टर नदीम? तो अच्छा, ये यूकेएमएलए में जो चेंजिंग आ रही हैं वो ज़्यादा यही होंगी, इतनी ज़्यादा वो आप जो समझ रहे हैं कि वो कोई चेंज हो जाएगा, ऐसा सिस्टम नहीं होगा, बल्कि जो क्वेश्चन का पोर्शन है वो चेंज होगा। इट मीन के एथिक्स के क्वेश्चन इंक्रीज होते जा रहे हैं। एथिक्स क्वेश्चन ना सिर्फ आपके यूएसएमएलए में इंक्रीज हो रहे हैं, बल्कि यूकेएमएलए जब ये चेंज होगा तो उसमें भी चेंज हो जाएंगे। बाकी इतना बिग बिग चेंज कोई नहीं आ रहा है, ये पहले भी क्लिनिकल था, अब भी क्लिनिकल रहेगा। अ, तो और जेनेटिक्स जो है उसका पोर्शन बढ़ता जाएगा, बायोस्टैट रिसर्च का पोर्शन बढ़ता जाएगा। तो जो एमसीक्यू की रेशो है, एथिक्स, बायोस्टैट, एपिडेमियोलॉजी एंड और जेनेटिक्स, इनका पोर्शन बढ़ेगा अब।
सर बायोकेमिस्ट्री नहीं इसमें नहीं है, बायोकेमिस्ट्री से आपके प्लेबेबल प्लेब में नहीं है। और लेकिन उसका कोई किसी ना क्लिनिकल रिलेटेड कोई ना कोई चीज तो आ जाती है, लाइक लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, तो ये असल में उसमें लिखी हुई है। आपके बहुत सी डिजीजेज होंगी जो कि आप वैसे फर्स्ट स्टेज में पीडियाट्रिक्स उसमें बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, लेकिन वही डिजीजेज जब आप प्लेब कर रहे होंगे तो बायोकेमिस्ट्री की बजाय उसने वो डिजीजेज जेनेटिक्स में दी होंगी, उसने जेनेटिक्स बना दिया अलग से टॉपिक, उसने वही डिजीजेज जो हैं वो आपको जो है वो उसमें दी होंगी, लाइक पीडियाट्रिक्स में दी होंगी। तो इस तरह वो डिफरेंट होगा, यानी कि वो चीज़ें बायो केमिस्ट्री की जो क्लिनिकल चीज़ें हैं वो डिफरेंट सिस्टम में आपको प्लैब में मिलेंगी। तो डॉक्टर सादिया, जजाकल्ला, आपका बहुत शुक्रिया, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्रिया। और आप हमारे लिए दुआ भी कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही डॉक्टर सादिया माशाल्लाह इस्लामिक हैं, और इनके हस्बैंड जो हैं इनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, तो जब उनसे मेरी बात हुई तो हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा डॉक्टर सादिया, जजाकल्ला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ओके, थैंक यू।